तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस 2024 का पेपर है, तो ये है जो 824 IM। अभी पिछला पेपर जो हमने शो किया था वो था IO, ठीक है ना। तो IO है, ये है IM। ओके, तो देखिए पेपर का जो बनता है, पेपर कई खंड में बनते हैं। जैसे 4-5 खंड अगर बनते हैं, जैसे जो 24 का मान लीजिए 4 पेपर बने, तो चारों जो है 4 जिलों में अलग अलग वितरित हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सब नियम कानून हमको पता ही है। हम डायरेक्टली चलते हैं प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर क्या पहला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष पर प्रतिच्छेदन करती है, ठीक है ना। ये देखिए बहुत ही आसान, वैसे मैंने अभी पिछले पेपर में भी देखा प्रकाश से जो है बहुत ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो आप लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भैया प्रकाश वाले को कम से कम पढ़ लीजिए बढ़िया से, और अगर पढ़े हैं तो कम से कम भरपूर मात्रा में रिवीजन कर लीजिए ताकि कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ओके, तो किसी अवतल दर्पण पर ये प्रश्न देख लिए, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आते हैं, एक लेंस वस्तु की विशेष स्थिति के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा तो देखिए अवतल लेंस होगा कि या उत्तल लेंस होगा या समतल अवतल होगा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा होगा। एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए, तो विशेष स्थिति के लिए आभासी, सीधा, आवर्धित तो उत्तल भी बनाता है लास्ट स्थिति में, ठीक है ना। खैर देख लीजिएगा आप लोग। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है दृष्टि पतल द्वारा, उसके बाद पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा और पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा यानी क्लिनरी मसल्स द्वारा। ओके, ये हो गया। उसके बाद स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है प्रकाश प्रकीर्णन। देखिए ये चीज है। किसी विद्युत बल्ब पर, अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो ये तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आर पूछा है इसमें, यहाँ देखिए P बराबर VI से लगाएंगे तो P दिया 440, और जैसे देखिए यहाँ से निकालेंगे P बराबर VI से, तो P कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 440। वोल्टेज तो हमको पता ही है 220 लिखा है, तो करंट मिल जाएगा यहाँ से 0 0, तो करंट मिल गया I बराबर 2। अब उसके बाद B बराबर होता है IR। ओके, तो B कितना है 220 वोल्टेज, I कितना है 2, R कितना है नहीं पता है, तो 110 आ गया इसका आंसर। ये भाई साहब 225 जिसका भी लगाए हैं गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 110 ओम, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो प्रतिरोध विरोध का बनता है क्वेश्चन बहुत ही आसान बनता है। ओके, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अभी देखिए ये प्रश्न हमने देखा था अभी पिछले वर्ष के पेपर में भी दिया था, जो मेरे साइड आया था पेपर। अब जैसे ये यहाँ दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, आप कहेंगे परिवर्ती प्रतिरोध है, ठीक है। प्रतिरोध है बट परिवर्ती प्रतिरोध है। तो पहले का आया तीसरा, तो पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा दो ठोरे में, तो यानी ये पहला C वाला गलत हो गया। ये क्या है, आप कहेंगे कार क्रॉसिंग हो सकता है क्योंकि ये तो सेल है प्लस ये सेल है, तो तीसरे का दूसरा, पहले देखिए तीसरे का दूसरा यानी यही सही हो गया, दूसरे का चौथा, ठीक है ना। ये देखिए A है तो अमीटर हो गया, तार क्रॉसिंग ये वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग यहाँ से इसको एक एक हटा पटा कर सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, किसी धारावाहिक परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर दक्षिण में होता है कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न आ जाए केमिस्ट्री के, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। ठोस अवस्था में नहीं होती है तो मरकरी होता है क्योंकि मरकरी लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है ना। 8 का B हो जाएगा। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, लवण तथा जल प्राप्त होता है। जैसे जो चीज पता है डायरेक्टली पता ही है, ठीक है ना। CO3 उष्मा दिए, इसमें निकला कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गया। तो देखिए उष्मा हमको देना पड़ा है, वैसे देखें तो अपघटन हुआ टूटा है, लेकिन अगर उष्मा छेपी उष्मा शोषी में देखा जाए तो ये उष्मा शोषी है, उष्मा देना पड़ा है। अगर उसमें निकलता तो उष्मा छिपी हो जाता है। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन में नहीं होता है, कार्बन में होता है, इसलिए तो हम पढ़ते हैं कार्बन, नहीं तो फिर बात ही अलग है, ठीक। और देखिए और आ जाते हैं, एल्काइन है तो एल्काइन जहाँ 3 बॉन्ड दिख जाए वही एल्काइन है। यहाँ पर ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग होता है, एथेन, एथेनॉल, एथेनोइक, प्रोपेन। चारों में से आप लोगों को जो आता है वो आंसर पे कर सकते हैं।
गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, वृक्काणु, तंत्रिका, साइटान, म्यूटान। तो बायोलॉजी है भैया, बायोलॉजी तो वैसे खतरनाक होता है, ठीक है ना, ये विकल्प है। 15 नंबर देखिए, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम जल का वहन करता है, ओके, तो इसका हो जाएगा जल का वहन। अगला देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है इनमें से सभी। अभी हमने पीछे अभी जो बताया पेपर, उस पेपर में भी इसका एक क्वेश्चन सेम टू सेम डिक्टो था, ठीक है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस केंद्र में होता है? कोशिका द्रव्य केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रवी जालिका। तो चारों एमसीक्यू में से देखिए, ये चारों विकल्प है, चारों में से पढ़े होंगे तो आप कर सकते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए, ठीक है ना। ये इसका 4 है, आप लोग पढ़े ही होंगे मेंडल का नियम, ओके। निम्न में से कौन सा ओजोन परत के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये रहा आपका चारों एमसीक्यू 19 नंबर प्रश्न। अब आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, हाथी। देखिए इसमें सिंपली यही कह रहा है कि आहार श्रृंखला, यानी घास को कौन खाता है? गेहूं, नहीं। बकरी को गाय, नहीं। घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? मानव। यही सही हो जाएगा। प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है, जितना में समझा सकते हैं उतना समझा दीजिएगा। नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न जब मैं किया हूं तब मेरे से गलत हुआ है, आज तक हर बार आया था, हाफ ईयरली में आया, बोर्ड एग्जाम में आया, प्री बोर्ड में आया था, हर बार गलत ही होता था मेरे से, मैं उल्टा लिख दे जाता था। नेत्र अगर निकट दृष्टि दोष रहता था तो दूर का लिख के आ जाता था। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखना है इसमें, और कोई दो उपयोग लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, ये तो इस पर सवाल है, सवाल बहुत ही आसान है, सब कुछ दिया रहता है, सवाल में बस निकालना रहता है जो छोटा मोटा रहता है फार्मूले से, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे पर। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल जिन जिन कारकों पर निर्भर करता है लिखकर, अगर डायग्राम संभव हो तो डायग्राम थोड़ा सा बना देंगे तो बेहतर रहेगा। चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 अंतर लिख देंगे तो 2 नंबर फिक्स है। यहाँ पर देखिए, धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण अंगुष्ठ नियम, सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना है। इसमें दर्शाना है, 3 नंबर का प्रश्न है, आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पर A एवं B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ओके। दूसरा नंबर प्रश्न है, तथा 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना है। इसके बीच का विभवांतर चाहिए, इसका विभवांतर, ठीक है ना। तो आप करना क्या है, तुल्य प्रतिरोध तो बहुत ही आसान है, इसका आधा हो जाएगा 2 और इसका आधा 5, 5 5 10 2 12, करंट हो जाएगा I बराबर V/R 1/2 0.5, ठीक है ना। कीजिएगा आप लोग, आ जाएगा 0.5 ही आएगा। विद्युत प्रतिरोध में फ्यूज का क्या महत्व है? किसी मकान में कुल अधिभार 2200 वाट है, विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमतांक क्या होना चाहिए? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा लिखिए। देखिए लंबा चौड़ा प्रश्न, 3 प्रश्न समझ लीजिए, दे दिया। फ्यूज का क्या महत्व है, ठीक है ना, और अनुमतांक क्या है, और व्यापारिक मात्रक लिखिए। तीनों को लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा अवकरण तारों के रंग लिखिए। अभी सेम प्रश्न वही पीछे वाले पेपर में आया था, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप लोग देखिए, पेपर ऐसे ही बनता है, कई प्रश्न रिपीटेड रहते हैं, तो आपको इस चीज को ध्यान देनी होगी, ठीक है ना, ताकि कोई भी गलती ना हो। अब देखिए यहाँ पर आ गया IUPAC नाम, यहाँ IUPAC नाम करना है। तो ये देखिए मैथ एथ प्रोब, ठीक है ना, और ये एब्रोमो, तो इसका नाम अब क्या होगा कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर, तो ठीक है ना। और ये देखिए, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH है, OOH। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, देखिए संयोजन अभिक्रिया का लिखना है, तो PCl3 + Cl2 मिलकर बनता है PCl5। बहुत ही आसान है, आप ही लोगों का उदाहरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
BaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO3 पर Al2SO4 का थ्राइस, इसको करेंगे ये बनेगा जब, तो इसका आप लोग क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को देखेंगे कि कौन सा कितना बनना है, तो उसी को आपको संतुलित करना है, बैलेंस करना है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का क्लोरीन का लिखना है, संतुलित करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। संक्षिप्त टिप्पणी किस पे लिखना है, देखिए अम्लीय वर्षा, तन्यता में आघात वर्धनता धातुओं में पाया जाता है, मिथेल का कर सकते हैं, नहीं तो आप ये सब दोनों से बेहतर है कि संचारण को समझा दीजिए। सुरक्षा के 2 उपाय तो पता ही होगा, उष्मा छेपी उष्मा शोषी लिख दीजिए, उष्मा छेपी जिसमें ऊर्जा का निकलता है और उष्मा शोषी जिसको ऊर्जा देनी पड़ती है कोई भी रिएक्शन होने के लिए। ओके, तो ये रहा। अब बायोलॉजी वाले पोर्शन पे चलते हैं। बायोलॉजी वाले पोर्शन पे देखिए, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाना है और इसके कार्यों को वर्णन करना है। यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी किस पे लिखना है, देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य मुकुलन पे लिखना है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। ठीक, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसी को बता देंगे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हृदय की संरचना तो आप लोग लगभग कोई इक्का दुक्का बना सकता है। अगर कोई ट्रिक उरिक से देखे रहेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, ताकि आप लोग इसको बना सके। ठीक है ना, तो इसमें जो है हम चलते हैं, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनेगा। सब आप लोग क्या कीजिएगा, पूरे पेपर को देख तो रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर समझते रहिएगा, कोई समस्या ना होने पाए। हाँ, एक चीज और बता दें, प्राविधिक कला का इस चैनल पर पूरा संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ से देखकर कला में आप लोग अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।